Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our third lecture of 6th class General Science. जी तो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 223 ऑफ योर बुक. हमारा आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी. ज़लज़ले की शिद्दत को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह मेजर किया जाता है, आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था. डेट व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है? इट सिंपली मीन्स द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस या अर्थ प्लेट्स का जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट बनाती हैं, जब ये प्लेट्स मूवमेंट में आती हैं, जब ये हरकत करती हैं तो उससे अर्थक्वेक या ज़लज़ले आते हैं. तो बेसिकली ये अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, वहाँ पर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी के रिलीज़ होने की वजह से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. जब ये जो वेव्स हैं, शदीद किस्म की वेव्स, शॉक वेव्स जब अर्थ सरफेस पे आती हैं, ज़मीन की सरफेस पे आती हैं, तो ये वेव्स जो हैं ये अर्थक्वेक या ज़लज़ले की वजह बनती हैं. ये वेव्स साइज़मिक वेव्स कहलाती हैं और इन साइज़मिक वेव्स को एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम साइज़मोग्राम कहते हैं या जिसको हम साइज़मोमीटर भी कहते हैं, इसकी मदद से इन वेव्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे हमें अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का पता लगता है, ज़लज़ले की शिद्दत का पता लगता है. व्हेन द प्लेट्स सडनली मूव, जब जो अर्थ प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स या अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, जब ये हरकत करती हैं, दे सेट अप शॉक वेव्स विच आर सेंट आउट इन ऑल डायरेक्शंस. तो इससे क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि तमाम डायरेक्शन में फैल जाती हैं. द वेव्स आर कॉल्ड साइज़मिक वेव्स. दीज वेव्स, इन वेव्स को हम साइज़मिक वेव्स कहते हैं और इनको एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट की मदद से रिकॉर्ड कर लिया जाता है. साइज़मिक वेव्स जो हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स. अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये वेव्स बॉडी वेव्स होती हैं. जैसे ही ये अर्थ सरफेस पे आती हैं तो ये सरफेस वेव्स कहलाती हैं और सरफेस पे आने पर ये वेव्स जो हैं ये ख़ासा डैमेज कॉज करती हैं और अर्थक्वेक की वजह बनती हैं. Scientists know that earthquakes and volcanoes occur at the edges of the plates in the crust. जो अर्थ क्रस्ट प्लेट्स हैं इनके किनारे पर जो वो एजेस, किनारों पर ये आतिशफ़ियाँ पहाड़, वोल्केनोज़ और ज़लज़ले ज़्यादातर आते हैं. ये तो साइंटिस्ट जानते हैं कि ये अर्थक्वेक जो है इनकी साइट ऑफ अक्रेंस क्या है, लेकिन अर्थक्वेक कब किस वक्त प्रोड्यूस होते हैं और इनकी इंटेंसिटी, शिद्दत क्या है, अर्थक्वेक जो है ज़लज़ला ज़्यादा शिद्दत का है या कम शिद्दत का है, साइंटिस्ट जो है वो ये नहीं जानता. तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, जिसको आगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट दे डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन दे विल हैपन और इफ़ दे विल बी बिग और स्मॉल. फॉर दिस पर्पज़, फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी या for measuring earthquake intensity, an instrument is used which is named as Richter scale. Richter scale जो है एक जियोलॉजिस्ट था रिक्टर, जिसका फुल नेम था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर जो था, इसने 1935 में ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये इंट्रोड्यूस कराया, जिसके ज़रिए जो साइज़मिक वेव्स हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है. Richter scale is an instrument which is used to measure earthquake intensity. Richter scale जो कि earthquake ज़लज़ले की शिद्दत को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए ये आला इस्तेमाल किया जाता है. It was developed in 1935. Richter ने अपने इस आले को, इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया in 1935. It is used to record the magnitude of an earthquake. एक अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए इस स्केल को, इस जब वो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है. इसको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, विच इज़ 14.7. ये तो रिक्टर स्केल जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है. इस तरह से एक वायर की मदद से हैवी वेट लटकाया हुआ है. ये एक पेंडुलम का काम करता है. इस हैवी वेट के साथ कोई भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट अटैच किया हुआ है, कोई भी पेन है, पेंसिल है, और यहाँ नीचे ड्रम है, इसके ऊपर जो है वो वाइट चार्ट जो है वो लगाया गया है. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी बेस को ज़मीन, अर्थ के साथ फिक्स किया गया है. जैसे ही कोई अर्थक्वेक या जो वो अर्थ ट्रेमर आता है तो अर्थ ट्रेमर की वजह से क्या होता है, ये हैवी वेट जो है ये पेंडुलम मूव करना शुरू हो जाता है. ये जब मूव करता है तो इसके साथ जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, पेन या पेंसिल वगैरह, ये भी मूव करती है और जैसे जैसे ये मूव करता है
इस तरह से ये जो चार्ट है इसके ऊपर इस तरह से लाइंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ये ग्राफ सा बनना शुरू हो जाता है। इसकी मदद से जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है इस चार्ट के ऊपर। Richter scale measure the earthquake intensity ranging from the lowest value, which is 2.9 or less, to the highest value, which is 8.0 और more। इन वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो की रेंज जो है वो इस रेंज में रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है। हम इस टेबल की मदद से अर्थक्वेक टाइप्स को पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। कम से ज़्यादा की तरफ जो है ये मैग्नीट्यूड जो है हम इसको रीड करते जाते हैं और अर्थक्वेक की टाइप को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.9 और लेस। अर्थक्वेक की अगर मैग्नीट्यूड जो है 2.9 या फिर इससे कम है तो ये हमारे पास जो अर्थक्वेक है ये माइक्रो अर्थक्वेक है, और या फिर जिस बहुत कम जो महसूस भी नहीं किया जा सकता, जो इस तरह का अर्थक्वेक है जिसकी मैग्नीट्यूड 2.9 या फिर इससे कम है तो ये महसूस नहीं किया जा सकता, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीपल जो हैं वो इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को जो है वो फेल्ट कर पाते हैं। तो ये इस रेंज में जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड होगी वो ऐसे अर्थक्वेक को हम माइक्रो अर्थक्वेक कहते हैं। फिर हमारे पास रेंज आती है इससे बड़ी 3.0 टू 3.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनर है, ये भी कम है और कुछ लोग ही इसको महसूस कर सकते हैं और इससे जो है वो ख़ास डैमेज तो नहीं होता, डैमेज होता ही नहीं है क्योंकि माइनर है। फिर है रेंज ऑफ अर्थक्वेक बिटवीन 4.0 टू 4.9 जो कि लाइट अर्थक्वेक है और इसको नोट किया जा सकता है, नोटिसेबल है, और इसकी वजह से क्या होता है शेकिंग ऑफ इंडोर ऑब्जेक्ट्स एंड रैटलिंग नॉइसेस होती हैं, खिड़कियां दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, नोटिसेबल है। उसके बाद फिर रेंज है 5.0 टू 5.9 जो कि मॉडरेट कह सकते हैं, दरमियानी रेंज का अर्थक्वेक है और इट कैन कॉज डैमेज टू पोरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, और इससे जो है वो बिल्डिंग्स जो पोरली कंस्ट्रक्टेड होती हैं जिसमें मटेरियल ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं किया होता उनको जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। फिर है जी 6.0 टू 6.9 जो कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है और इट कैन कॉज डैमेज बट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं या ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं जिनमें मटेरियल ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर है जी 7.0 टू 7.9। अगर इतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो इसका मतलब ये है कि ये मेजर है, तेज़ है और इट कैन कॉज डैमेज टू मोस्ट बिल्डिंग्स और फेल्ट अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस विद मेजर डैमेज, और दूर दराज इलाकों में भी इसको अच्छे तरीके से ये महसूस होता है और इससे डैमेज भी होता है। और फिर उससे हाई रेंज आ जाती है डैट इज़ 8.02 या फिर इससे अबव 9.0 और 9.9 समथिंग में भी जा सकती है जो कि बहुत शदीद किस्म का जो है वो ज़ल्ज़ला कहलाएगा और इट कॉज डैमेज और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह बनता है। इट मे कॉज स्वेयर डैमेज टू ऑल बिल्डिंग्स और हैवी डैमेज होता है और अर्थ सरफेस जो है वो अच्छा खासा शेक करती है। तो ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट रेंज है अर्थक्वेक की। तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, लोएस्ट रेंज है और इस तरह से ये हाईएस्ट रेंज है। ये आपने अच्छे तरीके से टेबल को लर्न कर लेना है जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 224 पे टॉपिक अर्थक्वेक इन ओशंस डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अब हमें पता है कि जो ओशनिक फ्लोर है वो भी टेक्टोनिक अर्थ प्लेट से मिलकर बना है जिसको हम ओशनिक प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स भी जब मूव करती हैं, शेक करती हैं, तो उससे क्या होता है कि ओशनिक फ्लोर जो है या फिर आप कह सकते हैं कि जो समंदर का जो फ़र्श है ये जब मूव करता है या वो प्लेट्स जो समंदर का फ़र्श बनाती हैं, जब वो प्लेट्स मूव करती हैं, हरकत में आती हैं, तो उससे क्या होता है समंदर में बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम सुनामी कहते हैं। इन ओशन अर्थक्वेक कैन कॉज वेरी हाई टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। समंदर में या समंदरों में ओशनिक
जो फ्लोर है जब वो मूव करता है तो ज़ल्ज़ला आता है, तो इस ज़ल्ज़ले से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब वो टाइडल वेव्स बड़ी बड़ी प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम सुनामी कहते हैं, विच कैन स्वीप ऑन टू द लैंड। ये जो टाइडल वेव्स हैं, बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स जो ओशन में जब ज़ल्ज़ला आता है तो उससे ये टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं ये खुश्की पर भी आ सकती हैं, विच कैन स्वीप ऑन टू द लैंड, और खुश्की पर आकर ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इवन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दे आर कॉज्ड बाय द रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द ओशनिक फ्लोर। ये जो अर्थक्वेक है इन ओशंस, ये किसकी वजह से आता है, जब जो ओशनिक फ्लोर है जब ये जब लरजता है या उसमें मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक आता है ओशन में, और इसकी वजह से जो है वो टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दे कॉज फ्लड्स विच कैन किल पीपल एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। इसकी वजह से सैलाब आते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फसलों को तबाह कर सकते हैं। सबसे हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो सुनामी आया था वो दिसंबर 26 में आया था 2004 में, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, बहुत ज़्यादा जानें इससे गई थी, बहुत सारे लोगों को और प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। On December 26, 2004, an undersea earthquake of magnitude 9.0 to 9.3 on the Richter scale occurred at the west coast of Sumatra, Indonesia, triggering a series of devastating tsunami that spread throughout the Indian Ocean, killing large number of people in Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand and other countries. जैसा कि अभी मैंने रीड किया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसको रीड करती हूँ अगेन इन उर्दू, ट्रांसलेट करती हूँ। 26 दिसंबर 2004 में इसी तरह से इस सुनामी आया था बहुत बड़ा, और इसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के मुताबिक कितना था, बहुत ज़्यादा तेज़, 9.0 टू 9.3 इसकी रेंज थी। और ये ज़िल्ज़ला आया था, सुनामी आया था एट द वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, इंडोनेशिया। वेस्ट कोस्ट मतलब मगरिबी साहली इलाके में, किसके, सुमात्रा और इंडोनेशिया। सुमात्रा जो है ये बेसिकली का आइसलैंड एक जजीरा है इंडोनेशिया का, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये तबाहकुन सुनामी की वजह बना और ये इंडियन ओशन तक फैल गया, ट्रिगरिंग अ सीरीज़ ऑफ डिवास्टेटिंग सुनामी, जो कि तबाहकुन सुनामी की वजह बना, डेट स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन तक फैल गया, और इसने जो है वो किलिंग लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अमवात का वजह बना इन इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज और दूसरे ममालिक में। द मोस्ट रिसेंट एनालिसिस कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ द टोटल 2,29,866 पर्सन लॉस्ट। कितने लोगों को नुकसान हुआ था, कितनी अमवात टोटल जो है वो लोग कितने जो है वो जिसे हम कहते हैं कि जिनको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, टोटल अमाउंट उनकी क्या थी, जो आज की रिसेंट एनालिसिस है क्या शो करती हैं, कितनी अमाउंट है, 2,29,866 इतने लोग जो है वो इनको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें से 1,86,983 जो थे वो तो उनकी अमवात हो गई थी, बाकी जो थी 42,833 जो है वो मिसिंग है, यानी उनका पता ही नहीं लगा अमवात कितनी हुई है। टोटल अमाउंट कितनी थी लोगों की, इतनी थी, और जिसमें से इतने लोग जो है वो मरे थे और इतने जो है वो मिसिंग थे। द डिज़ास्टर इज़ नाउन एज द एशियन सुनामी। ये जो आफत है, ये ट्रेजेडी हम डिज़ास्टर को कह सकते हैं। अब जो कि ये जो ज़ल्ज़ले हैं, अर्थक्वेक, ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ये कुदरती आफतें होती हैं। तो ये जो डिज़ास्टर था इसको एशियन सुनामी कहा जाता है। द डिज़ास्टर इज़ नाउन एज द एशियन सुनामी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। ज़ल्ज़ले जो हैं इनके कैसे असरात क्या होते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत का ज़ल्ज़ला आता है तो इससे जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर सकती हैं, घर तबाह हो सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेयर डैमेजेस होते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक लैंड शेक्स, जब ज़ल्ज़ला आता है तो उससे क्या होता है, ज़मीन जो है वो लर्जना शुरू हो जाती है। एज़ द अर्थ क्रैक्स ओपन, जब अर्थ क्रैक जो है वो जो दरारें ज़मीन में आई हुई होती हैं जब वो ओपन होती हैं तो उससे क्या होता है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, एंड दिस
कैन हार्म और इवन किल पीपल। इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है और बहुत सी अमवात भी होती हैं। इन सम अर्थक्वेक एरियाज़, जापान में वो इलाके जहाँ पे ज़्यादातर ज़लज़ले आते हैं, वहाँ पर जो घर तामीर किए जाते हैं वो लाइट वेट होते हैं और ज़लज़ले की वजह से जब ये घर टूट जाते हैं या गिर जाते हैं, कोलैप्स होते हैं, तो ये आसानी से रीबिल्ड हो सकते हैं। द हाउसेज आर मोस्टली लाइट वेट, दे कोलैप्स बट डू नॉट काज मच हार्म, दे आर ऑल्सो ईजिली रीबिल्ड। अच्छा, अर्थक्वेक का एक और जो है वो स्वेयर डैमेज ये है, नुकसान ये है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उससे ये होता है कि तारें डैमेज हो जाती हैं, वायर्स डैमेज हो जाती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गैस का पाइप लीक हो जाता है, गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो फायर आग भी लग सकती है। तो फायर्स कैन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम डैमेज्ड केबल्स और फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द एस्केप गैसेस। तो केबल से के या वायर्स के डैमेज होने की वजह से, या अगर कोई पाइप डैमेज हो गया तो उससे गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है, तो वहाँ पर आग लग सकती है। तो देर आर सो मैनी अदर डैमेजेस और स्वेयर डैमेजेस विच इज़ कॉज ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो अल्लाह ताला हमें इन नेचुरल डिज़ास्टर्स से महफूज रखें। हमारा आज का लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। उससे पहले हम जो आज हमने पोर्शन कवर किया है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट काजेज सुनामी। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पेज 224। यहाँ पे टॉपिक हमने जो भी डिस्कस किया है वो है अर्थक्वेक्स इन ओशंस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इन ओशंस अर्थक्वेक्स कैन कॉज वेरी हाई टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी विच कैन स्वीप ऑन टू द लैंड। दे आर कॉज्ड बाय द रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। दे कॉज फ्लड्स विच कैन किल पीपल एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है और अपनी नोटबुक्स पे, अपनी कॉपीज़ पे इसको राइट डाउन कर लेना है और याद भी करना है अच्छे तरीके से समझ के। इसके साथ साथ यूनिट नंबर 11 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है उसको भी आपने रिवाइज़ करके लर्न कर लेना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।